वेलकम टू एनएम क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हैं? बच्चों, इस समय उत्तर प्रदेश में बदायूं में बहुत केसेस आ रहे हैं, इसलिए आप सब लोग घरों पर रहें और सतर्क रहें। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था इसमें अभी तक प्रिय छात्रों यूनानी शासन के बारे में शुंग हो गया था और बैक्ट्रियाई शासन या इंडो ग्रीक शासन तक अभी तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे बच्चों इंडो यूनानी शासन का जो प्रभाव था भारत में उस समय, वो क्या था, उसका प्रभाव, जैसे उनका शासन में उनके क्या क्या प्रभाव वो छोड़कर गए, वो क्या क्या है वो देखते हैं। कुछ उसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो था क्या कि शकों, पार्थेनों, सीथियन या शक प्रातीकी है, और क्षत्रपों ने अपने इंडो यूनानियों के सिक्कों का बड़ा इसमें वर्णन किया है। इनकी जो ज़्यादातर वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो छात्रों, वो सिक्कों से बहुत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनके सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर शायद इनके सिक्के ना मिले होते तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी छात्रों। ठीक है, तो इसमें जो इनके सिक्कों में जो लिपियाँ यूज हुई हैं वो क्या हैं? ज़्यादातर द्विभाषी लिपि यूज हुई। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इनके सिक्के कौन से क्षेत्र से क्या क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, या कौन से क्षेत्रों में जो सिक्के प्राप्त हुए वहाँ से कौन सी जानकारी यहाँ से वहाँ से मतलब प्राप्त हुई। तो हिंदू कुश जो पहाड़ी है, जो आपने आज भी भूगोल के जब एटलस खोल के देखते होंगे तो उसमें हिंदू कुश में क्या होता था, मतलब हिंदू कुश एक पहाड़ी है जो कि अफगानिस्तान से सटी हुई जाती है, और जहाँ पर ये नॉर्थ है वहाँ पर जाके मिलती है। तो उसके नॉर्थ में या मतलब उत्तर में या दक्षिण से जहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम इनके जो सीथियन है, पार्थियन, उनकी जानकारी मिलती है वहाँ से। ठीक है ना। अच्छा हाँ, कल एक मैंने प्रश्न पूछा था आप लोगों से, उसका उत्तर भी नहीं दिया आप लोगों ने। आप लोग उत्तर ही नहीं देते प्रिय छात्रों। तो बेटा क्या प्रश्न था? प्रश्न नहीं, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा क्योंकि तुम लोग उत्तर देते नहीं हो, तो फिर मैं क्या पूछूं उसमें। हाँ, प्रश्न था हर्ष चरित्र किसने लिखी है, तो उसका उत्तर आपने दिया नहीं। पहले उत्तर दो तभी मैं उत्तर दूंगा। हाँ, जब तक आप उत्तर नहीं दोगे ना, चाहे कैसा भी दो, गलत सलत दो, जब तक आप उत्तर नहीं दोगे मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अगर दूंगा तो कल दूंगा। ठीक है प्रिय छात्रों। अब क्या था इसमें कि हिंदू कुश के उत्तर से जो बच्चों सिक्के प्राप्त हुए, कौन कौन से सिक्के प्राप्त हुए आपको मैंने बताया भी था कि यूनानी या बैक्ट्रियाई ग्रीक, इंडो ग्रीक ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में आके सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें इन्होंने सोने के और चांदी के जो सिक्के, तांबे के सिक्के, गिरड के सिक्के। अच्छा, हिंदू कुश के जो नॉर्थ रीजन था वहां से सोने, चांदी, तांबे और गिरड क्या था? निकल। तो वहां के सिक्कों से कुछ इनकी जानकारियां मिली हैं। ठीक है, तो जानकारियां जो प्राप्त हुई हैं उसमें क्या है, उसमें इन्होंने ज़्यादातर ऐटिक भार, जो उनकी उस समय एक विधि थी, ऐटिक भार मानक इन्होंने यूज किया है। मतलब कोई भी माप तोल वगैरह या जो कुछ उसमें वो करते होंगे तो उसका बेटा एक उनका जो मानक था वो क्या था? ऐटिक भार। ठीक है, पूछ सकता है ऐटिक भार। और सिक्के के आगे वाले भाग में, अग्र भाग में जो चित्र होता था, सिक्कों के जो अग्र भाग में चित्र होता था वो बेटा शाही चित्र होते थे। शाही चित्र होते थे, मतलब कोई शाही चित्र होता होगा। और पश्चिम भाग में, जो पश्चिम भाग था, पीछे का भाग था, उसमें क्या है? यूनानी देवताओं की जो आकृतियां प्राप्त हुई हैं। जैसे अपोलो। अपोलो कौन है भाई? जो जूस वगैरह होते हैं उनमें उनके देवता होते हैं छात्रों, अपोलो, यहूदी जो होते हैं। तो अपोलो की तुलना हमारे भारत में शिव जी से उनकी तुलना की जाती है। ऐसे अपोलो जो देवता हैं वो एक तरीके से जैसे शिव जी हैं, उनके हाथ में भी त्रिशूल है, और भारत में शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। तो उनकी तुलना, वो भी तीरंदाज, और इधर भी हमारे यहाँ
शिव जी को ऋग्वैदिक काल में रुद्र नामक देवता से उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और दूसरे हैं जूस। जूस कौन होते हैं भाई? जैसे हमारे देश में, हमारे भारत में सनातन धर्म में विष्णु जी, और ऐसे ही वहाँ जूस की एक तरीके से महत्वता है। ठीक है। और फिर एथेना, तो इनकी भी आकृतियाँ और उनके साथ जो राजा थे उनका भी उसमें इनकी जानकारी उन देवताओं के साथ प्राप्त होती है। ठीक है। सिक्के के पिछले भाग में। ठीक है बेटा। और उनकी पदवी भी उसके साथ लिखी हुई होती थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं हिंदू कुश के दक्षिण भाग में। अभी हमने बात करी हिंदू कुश के उत्तर भाग की, अब बात करते हैं हिंदू कुश के दक्षिण भाग में जो सिक्के प्राप्त हुए उसके आधार पर क्या क्या जानकारी मिली है। तो दक्षिण भाग में देखेंगे तो वहाँ बेटा सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हुए, वहाँ चांदी के, तांबे के, और उनकी जो आकृति है वो चौकोर आकृति के सिक्के मिले हैं। और वहाँ से 2 लिपियाँ यूज हुई हैं। जो द्विभाषिक लिपि का मैंने अभी जिक्र किया था उसमें थी बेटा यूनानी खरोष्ठी लिपि। उत्तर पश्चिम आपने देखा है, वो जो हिंदू कुश का जो क्षेत्र है वो नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। तो उत्तर पश्चिम जो भाग में जो हिंदू कुश की पहाड़ी के दक्षिण में जो प्राप्त हुई है उनकी जो लिपियां हैं वो है यूनानी और खरोष्ठी, और कहीं कहीं ब्राह्मी लिपि की भी साक्ष्य, ब्राह्मी लिपि भी उनके सिक्कों में कहीं कहीं उकेरी गई है। ठीक है। और उनका जो स्टैंडर्ड होता था, जो मानक होता था प्रिय छात्र, वो भारतीय भारत मानक प्राप्त हुआ है। वहाँ जो हुआ है हिंदू कुश के उत्तर में वो था ऐटिक भाग, और यहाँ दक्षिण में मतलब हिंदू कुश के दक्षिण क्षेत्र में वो था बेटा भारतीय भार मानक के अनुसार वहाँ के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है। और उन सिक्कों के अग्रभाग में, आगे के भाग में, वही जैसे वहाँ पर शाही चित्र होते थे ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी शाही चित्र होते थे। और पश्चिम भाग में यहाँ वहाँ से थोड़ा उल्टा है। जैसे हिंदू कुश के जो उत्तर में जो सिक्के मिले उसके पीछे के भाग में क्या थे? यूनानी देवताओं की चित्र थे, और वहाँ के राजा के जो पदवी होती थी उसके चित्र थे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिक्के के पिछले वाले भाग में, पश्चिम भाग में धार्मिक चिन्ह प्राप्त हुए, लेकिन भारतीय धार्मिक चिन्ह प्राप्त हुए। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो बेटा इन लोगों ने, यूनानियों ने एक कला शुरू की थी, इसका नाम था हेलेनिस्टिक कला। कौन सी की थी बेटा? हेलेनिस्टिक आर्ट। देखो ये मैंने यहाँ लिखा है हेलेनिस्टिक आर्ट या यूनानी आर्ट। ठीक है। और ये कैसी थी? हेलेनिस्टिक आर्ट का एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम होगा क्या है? गांधार कला। गांधार कला में केवल यूनानी छाप बेटा नहीं है, उसमें भारत और मध्य एशियाई क्षेत्र की जो पूरी प्रभाव है उसका उसमें छाप है, उसमें उसकी एक तरीके से साक्ष्य उसमें है। ठीक है। इसमें गांधार में, और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है बेटा वो हेलिडोरस का बेस नगर स्तंभ अभिलेख है। जो हेलिडोरस का जो बेस नगर स्तंभ अभिलेख है उसमें गांधार कला की छवि है, और आपका यूनानी भी है उसमें, मध्य एशिया भी और भारतीय भी कला की भी उसमें छाप है। ठीक है। अच्छा, और क्या प्राप्त हुआ है? संस्कृत में जो ज्योतिष का जो शब्द होता है होर शास्त्र, वो कहाँ से लिया गया है बेटा? संस्कृत में जो शब्द है होर शास्त्र। ठीक है। होर शास्त्र जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? ज्योतिष, है ना। तो होर शास्त्र जो बेटा लिया गया है वो आपका होरोस्कोप। देखो होरोस्कोप बेटा ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है। होरोस्कोप जो वर्ड है वो अंग्रेजी का वर्ड नहीं है या फिर इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो बेटा वर्ड है यूनानी वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो जो होरोस्कोप है वो ग्रीक वर्ड से, होर शास्त्र जो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ज्योतिष होता है, वहां से लिया गया है। किससे? होरोस्कोप से। याद रखना, ये प्रश्न आ चुका। होरोस्कोप है यूनानी वर्ड, ठीक है, या फिर ग्रीक वर्ड। आई खानम क्या है भाई? आई खानम जो है, जो मैं आपको बताया था कि अफगानिस्तान में दक्षिण क्षेत्र में एक नदी बहती थी उस समय, ऑक्सस। तो ऑक्सस और एक क्षेत्र होता बल्ख, तो बल्ख के पास में एक नदी और बहती थी, कोकचा।
उसके संगम पर कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें एंटियोक, जो एंटियोक एक तरीके से वहाँ पर एक छत्रप था, तो एंटियोक, और मतलब एक तरीके से एंटियोक बेटा एक छत्रप नहीं था, एक नगर टाइप का था, नगर था एक, ठीक है, जो एंटियोक था एक नगर था, और एक नगर और था सरकाप, जो तक्षशिला के आसपास का था। सरकाप जो क्षेत्र था वो एक तरीके से तक्षशिला के अधीन था, ठीक है। तो उसके भी वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हिंदू कुश के दक्षिण क्षेत्र से। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बेटा इसमें ये प्रश्न आ चुका है कई बार कि किन शासकों ने गवर्नर, सैन्य गवर्नर के पदवी प्रारंभ की थी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि किन शासकों ने सैन्य गवर्नर की पदवी प्रारंभ की थी। तो बेटा इसका उत्तर है इंडो यूनानी या ग्रीक शासकों ने। तो इंडो यूनानी ने सैन्य गवर्नर का पद प्रारंभ किया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पीसीएस में भी आ चुका है, और आपके जो अन्य मुख्य जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी बेटा ये प्रश्न कई बार वो जो आयोग है वो पूछ चुका है। तो इसमें सैन्य गवर्नर का जो पद प्रारंभ किया था वो इंडो यूनानी शासकों ने किया था, ठीक है, जिसे यूनानियों ने स्ट्रैटिगो या छत्रप की संज्ञा दी है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ तक बेटा आपका यूनानी जो आपका बैक्ट्रिया या ग्रीक शासन था वो समाप्त होता है। अब यूनानी के बाद कौन आए थे, मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था, यूनानी के बाद बेटा आए थे सीथियन या शक। भारत में सीथियन को शक नाम से संदर्भित किया गया है, ठीक है। तो शक लोग आए भाई। अब शक लोगों के बारे में देखते हैं, सीथियन लोग कौन थे। सीथियन जो बेटा लोग थे वो मूलतः मध्य एशिया से संबंधित थे, ठीक है। और महर्षि पतंजलि ने, जो पतंजलि थे, उन्होंने अपने महाभाष्य में शकों को या सीथियनों को अनिर्वासिता, महाभाष्य में पतंजलि ने शकों को अनिर्वासिता की संज्ञा दी है। अनिर्वासिता का क्या अर्थ है भाई, शूद्रों की संज्ञा दी है कि ये लोग गैर धार्मिक लोग थे। तो इन्होंने शूद्रों की इन्हें संज्ञा दी है। इन्होंने ये प्रश्न पूछ चुका है पतंजलि ने, और कहाँ इसमें उल्लेख है, महाभाष्य में, ठीक है। और जो शक है बेटा उनकी 5 शाखाएं थी कि कौन सी शाखा कहाँ किस क्षेत्र में जाकर बसी, उनके शासक वहाँ के कौन थे, ठीक है। तो इनकी 5 शाखाएं थी, जिसमें पहला जो शाखा थी वो बेटा अफगानिस्तान में जाके बसी थी। कहाँ पर जाके बसी थी वो, अफगानिस्तान में जाकर बसी थी, ठीक है। और वहाँ के शासक बेटा कौन थे, वोनोन और स्पालरसिस, वहाँ के 2 प्रमुख शासक थे उस क्षेत्र के, वोनोन और स्पालरसिस। अब मैं आपको बताऊं कि वोनोन जो था, जो शासक थे, बाद में जो शक हो गए थे बेटा, वो पहले पार्थियन थे। पार्थियन कौन लोग थे, जो ईरान से आए थे, पर्शिया से आए थे। पर्शिया से उन्हें एक जनजाति थी ये पर्शिया से, तो पर्शिया की जनजाति कौन थी, पार्थियन। तो पार्थियन थे पहले की, कौन, वोनोन। और जो पर्शिया का क्षेत्र था बेटा वो कौन सा क्षेत्र था, ईरान का क्षेत्र था। तो ये थोड़े जो वोनोन थे वो बाद में कन्वर्ट हो गए सीथियन में, और सीथियन के बाद में शासक बने। फिर दूसरे थे स्पालरसिस, ठीक है। दूसरी जो शाखा है वो है बेटा तक्षशिला या पंजाब की, ठीक है। तो पंजाब में जाके जो जनजाति, जो सीथियन, जो शक लोग बसे, वहाँ का बेटा प्रमुख शासक था मौस, मोगा या मोआ। बेटा ये तीनों में से कोई नाम आ सकता है, और तीनों ही एक आदमी के नाम है, ठीक है। एक ही जो राजा उनके नाम है, मौस, मोगा या मोआ, तीनों ही एक आदमी है, और तीनों मतलब कहीं किसी उसमें साक्ष्य में, मतलब किसी जगह में जहाँ नाम लिया गया मौस का नाम लिया गया, कहीं उसी को मोगा बोला गया और कहीं उसी को मोआ भी बोला गया। तो वो तीनों एक ही आदमी, ठीक है बेटा। तो मौस, मोगा या मोआ वहाँ का प्रमुख शासक था, ठीक है। तीसरी जो बेटा शाखा थी
वो मथुरा में जाके बसी थी। ठीक है, तीसरी जो शाखा थी वो मथुरा में जाके बसी थी। और उसका बेटा प्रमुख शासक कौन था? एजलेसिस। कौन था? एजलेसिस। और बाद में जाके इसका बेटा जो था सोडाश वहां का शासक भी बना था। ठीक है, तो उसके बाद चौथी जो शाखा थी बेटा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सॉरी, यहाँ जो चौथी जो शाखा थी बेटा वो थे उस वहाँ के वो शक क्षत्रप थे। एक्चुअली वो शक शासक पूर्ण रूप से नहीं थे, लेकिन वो क्षत्रप इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें शक शासक की भी संज्ञा दी गई है, सीथियन की भी संज्ञा दी गई है, सीथियन किंग की। तो इनका नाम था रुद्रदामन प्रथम। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब सम्राट अशोक के जो वहाँ से शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं, उसमें चंद्रगुप्त का एक शिलालेख था जिसमें उन्होंने उनका जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन झील का वो कराया था निर्माण। तो उसका निर्माण होने के बाद जो मरम्मत करवाई थी वो रुद्रदामन ने करवाई थी, वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। और उसी अभिलेख को गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं, काठियावाड़ का भी अभिलेख कहते हैं। तो काठियावाड़ बेटा कहाँ है? गुजरात में। इसलिए अब वहां से पूरा सिद्ध होता है कि जो रुद्रदामन थे वो गुजरात के शक क्षत्रप थे, सीथियन गवर्नर थे। ठीक है, तो वहां से प्राप्त होता है। ये बेटा चौथी क्या थी? शाखा थी शकों की। पांचवी जो शाखा थी वो ऊपरी दक्कन क्षेत्र का था। दक्कन क्षेत्र में कौन से भाग आते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया आता है। तो ऊपरी दक्कन क्षेत्र का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश का जो थोड़ा सा दक्षिण मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र का बेटा जो क्षेत्र है वो ऊपरी दक्कन क्षेत्र में आता है। यह शकों की पांचवी शाखा थी। ठीक है, इसमें अब हम बेटा देखेंगे, बेटा ये क्रम बहुत आता है, और इम्पोर्टेंट है क्रम, लिख लें आप इसको। ठीक है, तो इसमें हूणियों, ये जनजातियों का क्रम है। ये कौन सी जनजाति जो थी वो पहले आई, फिर उसके बाद कौन सी जनजाति आई, उसके बाद कौन सी जनजातियां आई हैं, तो वो बेटा क्रम ही कहीं ना कहीं ऑप्शन में पूछ लेता है। तो पहली थी इसमें जनजाति हूणियों। कौन सी थी? हूणियों। उसके बाद यूची, फिर तीसरी चीमहान, और चौथी शक, और आखिर में पहला या पार्थियन। ठीक है, तो बेटा इस क्रम को आप लोग लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है। तो इसके बाद देखते हैं हम ठीक है अब तक? ठीक है, अच्छा, वहां के सिक्कों से क्या क्या और जानकारी मिली है? स्पैलरिसिस और वोनोन जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये पहले कौन थे? पार्थियन थे, ईरान से आए थे और वहाँ के शासक भी थे। बाद में ये कन्वर्ट हो गए थे सीथियन में। और दूसरे थे स्पैलरेसिस, एजिस प्रथम, एजलेसिस और एजिस द्वितीय। ठीक है, और कुछ जो सिक्के हैं वो संयुक्त शासन की पद्धति को भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें संयुक्त शासन किन किन राजाओं के मध्य था वो हम अभी देख लेते हैं। तो इसमें थे बेटा स्पैलरेसिस और एजिस प्रथम, एक तो इनका संयुक्त शासन था, मतलब जैसे संधि जो हो जाती है दो शासकों के बीच में, ऐसे इन दोनों के मध्य एक संधि थी। ठीक है, और दूसरा जो बेटा संयुक्त शासन था वो एजिस प्रथम और एजलेसिस के के मध्य संयुक्त शासन था। ठीक है, अब बात करते हैं शकों के जो शासक, प्रमुख शासक हुए। ये तो कई शासक हुए, लेकिन जो प्रमुख शासक हुए हैं, जो शक्तिशाली थे, प्रसिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है, तो इसके जो पहले बेटा शासक थे वह थे, वही मैंने अभी जो उनके बारे में जिक्र किया था, जो शकों की जो दूसरी शाखा थी। हाँ ठीक, शकों की जो दूसरी शाखा थी वो कहाँ पर जाके बसी थी? पंजाब में जो तक्षशिला का क्षेत्र है, थोड़ा गांधार के आसपास का एरिया। तो इसमें थे बेटा पहला ये मौस जो था, या मोगा या मोआ, तीनों एक ही नाम है। मौस, मोगा, मोआ तीनों एक ही आदमी है, एक ही शासक हैं। तो इनका बेटा समय का जो है वो है 80 ईसा पूर्व।
तो 80 ईसा पूर्व के आसपास ये पहले सीथियन शासक थे, जो प्रमुख शासक थे। अच्छा, इनका जो क्षेत्र था वो गांधार क्षेत्र था, थोड़ा पंजाब का ऊपरी क्षेत्र था, और तक्षशिला इन्होंने उस समय अपनी उसको राजधानी बनाया। और इनके एक छत्रप और थे, उनका नाम है पथिका। यह भी बेटा पूछ चुका है कि मौस मतलब मौस शासक जो थे उनके छत्रप जो थे वो कौन से और थे, वो थे पथिका। पथिका जो थे वो एक शासक और थे, छत्रप थे। अच्छा, और क्या वहां से बेटा इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इनका जो नाम वहां से मिला है मौस का और पथिका का, वो तांबे और चांदी के सिक्कों पर इनका नाम या इनके बारे में जानकारी प्राप्त वहां से होती है, तांबे और चांदी के सिक्कों से। अच्छा, इनके सिक्कों में बेटा एक तो नाम वगैरह जो भी जानकारी थी, और एक चीज और विशेष है कि इनके सिक्कों पर अभिषेक लक्ष्मी की भी आकृति प्राप्त होती है। मतलब देवी लक्ष्मी की आकृति जो प्राप्त होती है, ये पूछ चुका है कि देवी लक्ष्मी की जो आकृति प्राप्त होती है वो किस सीथियन शासक के सिक्कों पर प्राप्त हुई थी? तो बेटा वो थे मौस या मोगा या मोआ। ठीक है, इनके सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद एक शासक और आए थे एजिस। इससे कह सकते हैं कि मौस मोगा मोआ जो भी थे कि उनका जो ध्यान था, उनकी जो एक तरीके से वो हिंदू धर्म या सनातनी जो धर्म है उसके प्रति बहुत झुके हुए थे, उसको बहुत मानते थे। ठीक है, जबकि ये सब लोग कौन थे? सीथियन एक तरीके की जनजातियां थी। अब बात करते हैं एजिस की, दूसरे जो शासक थे एजिस। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहाँ का क्षेत्र घेरा? एक शासक थे बेटा जो आखिरी शासक थे यूनानी, अंतिम यूनानी जो शासक थे, उनका नाम था हिप्पोस्ट्रेटस। ठीक है, हिप्पोस्ट्रेटस। तो उन्होंने उनके जो उत्तरी भारत का क्षेत्र था उसको इन्होंने घेर लिया एजिस ने। मतलब हिप्पोस्ट्रेटस को युद्ध में हरा दिया होगा और बाद में जाके उन्होंने उनका क्षेत्र घेर लिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो एजिस जो थे वो 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत से उनका कुछ संबंध रहा। सॉरी, क्या संबंध रहा है भाई? बेटा ये संबंध हो सकता है कि एजिस के राज्याभिषेक के समय 58 ईसा पूर्व में विक्रम संबंध प्रारंभ किया गया हो। संभवतः है, ये निश्चित नहीं है। और कहीं कहीं ये इसमें लिखा हुआ है कि जो उज्जैन के नरेश थे उनका नाम था विक्रमादित्य, तो उनके नाम पर ही ये जो विक्रम संवत काल है वह प्रारंभ हुआ। और उस विक्रम संवत काल का जो प्रारंभ सन है, जो ईस्वी है, वो थी 58 ईसा पूर्व। क्या थी? 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये बेटा पूछ चुका है कि विक्रम संवत का समय क्या था, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो इसमें बेटा क्या था? विक्रम संवत जो शुरू हुआ था वो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो एजिस के राज्याभिषेक के समय हुआ था। और या उज्जैन नरेश विक्रमादित्य की जब उनका, अच्छा उनके समय क्यों प्रारंभ हुआ? विक्रमादित्य ने, ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे उन्होंने शकों पर जीत हासिल की थी, उन्होंने सीथनों को हरा दिया था, इसलिए उनकी जीत पर जो विक्रम संवत हुआ है वो विक्रम संवत था वो प्रारंभ हुआ। ठीक है, और जो विक्रमादित्य थी, मतलब विक्रमादित्य जो राजा थे, तो उन्हीं के नाम पर वह एक तरीके से पदवी बना दी गई। और इतनी जो पदवी बेटा जो थी वो इतनी प्रतिष्ठित हो गई जैसे रोम में एक सीजर की पदवी थी। तो सीजर कौन थे वो मैंने आपको लगभग शायद 4वीं या 5वीं क्लास में बताया होगा। उस समय जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें जब संसार में पूरे विश्व भर में धार्मिक उथल पुथल जब हो रही थी, तो रोम में ये बहुत बड़े संत थे सीजर, तो उन्हीं के नाम पर पदवी शुरू हुई थी सीजर। ठीक है, तो जैसे रोम की पदवी थी सीजर, ऐसे ही भारत में विक्रमादित्य नाम की पदवी
प्रारंभ हो गई थी, प्रतिष्ठित हो गई। ठीक है। अच्छा, थोड़ा बेटा इसमें और अभी रह गया, अब मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको तब तक लिख लें, मैं साइड से हट जाता हूँ और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लें। ठीक है, इसको उतार लें अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब कुछ जो मैं लिखा है, और सभी कुछ महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है इसमें सब आयोग ने। इतना समय काफी है आपको वीडियो पॉज करके लिखने के लिए। अब आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके आप लोग लिख रहे होंगे, इतना समय काफी है। चलते हैं फिर आगे के लिए, है ना बेटा। इसमें क्या था, जो सीथियन लोग थे, ठीक है, या इन्हें कहीं कहीं संज्ञा जो बेटा दी गई है वो सीथो-पार्थियन की संज्ञा दी गई। मतलब एक ही जनजाति के नाम से इन्हें बुलाया गया है, या इसमें कहा गया है सीथो-पार्थियन, मतलब शक पहला। सीथो कौन है? शक। सीथो या सीथियन, और पार्थियन कौन है बेटा? पहला। ये सब भारतीय वो नाम से इन्हें बुलाया गया है, कहा गया है शक को सीथियन और पार्थियन को पहला। तो इनके जो शासक थे वो क्षत्रपों की मदद से अपना शासन करते थे। ठीक है। और जो मतलब इन्हें क्षत्रपों को गवर्नर या फिर महाक्षत्रप भी होते थे। क्षत्रपों से भी बड़े शक्तिशाली होते थे, इन्हें कहते थे महाक्षत्रप। तो जो सीथियन और पार्थियन शासक थे वो क्षत्रपों और महाक्षत्रपों की मदद से अपना शासन चलाते थे। ठीक है। जैसे एजिलेसिस जो थे, बताया मैंने अभी इनके बारे में आपको। एजिलेसिस जो थे उनके एक क्षत्रप थे, उनका नाम था क्षत्रप। क्या बेटा? ये इनके बेटे ही थे तो खैर क्षत्रप। ये उनके कौन थे? पुत्र। उनका नाम है सुडाश। क्या नाम था बेटा उनका? सुडाश। इन्होंने मथुरा से शासन किया है। कहां से किया है शासन इन्होंने? मथुरा से। मथुरा से इन्होंने शासन किया। ठीक है। और जो एक एजिलेसिस के क्षत्रप और थे, ठीक है, उनका नाम था राजुबुला। इनके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में इनके बारे में जिक्र किया था। राजुबुला, इन्होंने पूर्व के क्षेत्र की तरफ शासन किया है, पूर्व के क्षेत्र की तरफ। ठीक है। और हाँ, इन क्षत्रपों को इतनी शक्ति प्राप्त थी कि वह अपने नाम से या अपने साम्राज्य के नाम से सिक्के चलवा सकते थे। इन्हें इतनी शक्ति प्राप्त थी। और अन्य आधिकारिक जो पदवी इनकी और थी क्षत्रपों की बेटा, वो थी मेरी डार्क। क्या थी? मेरी डार्क। ये कौन होते थे? एक निर्दिष्ट क्षेत्र के अधिकारी होते थे। निर्दिष्ट क्षेत्र के, इन्हें क्षेत्र निर्देशित होता था, उसके कौन होते थे? ये अधिकारी। और पदवी बेटा क्या थी? मेरी डार्क। ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने शकों के बारे में पढ़ा, और इसके साथ ही सीथियन जो टाइम पीरियड था, सीथियन के जो शासक था, सीथियन की जो हिस्ट्री है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग वह पूर्ण होती है, और इससे बाहर मुझे लगता नहीं वो उससे पूछेगा। और थोड़ा सा इसमें बेटा महत्वपूर्ण जो रह गया मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या था कि जैसे सीथियन थे, यूनानी थे, ऐसे ही जो मैंने अभी कहा
कि इनको सीथो पार्थियन नाम से भी, एक जनजाति के नाम से भी कहा गया, कहीं इनका जिक्र है। वो कहा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है इसमें। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो पहली शताब्दी के मध्य में, पहली शताब्दी के बेटा मध्य में क्या हुआ है कि एक प्रभुत्व आया जिसे सीथो पार्थियन प्रभुत्व कहा गया। मतलब दोनों ने संयुक्त रूप से भी शासन किया है, ठीक है। और इसका जिक्र कहाँ है? संस्कृत ग्रंथों में इनका जिक्र है, संस्कृत ग्रंथों में इनका जिक्र है। कहाँ हो सकता है? सोचो, इनके पतंजलि के महाभाष्य में, जो महर्षि पतंजलि थे उनके महाभाष्य में जिक्र है कि सीथो पार्थियन जनजाति थी, उन्होंने बाद में संयुक्त रूप से शासन किया, ठीक है। संयुक्त कह लो या बाद में समानांतर रूप से भी शासन किया है कि हम भी आपके क्षेत्र में कुछ नहीं बोलेंगे और ना आप हमारे क्षेत्र में कुछ हस्तक्षेप करें। तो एक तरीके से बेटा ये संधि भी थी और संयुक्त रूप से शासन कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक प्रमुख शासक थे, उनका नाम है गोंडोफेरनस। ये पूछ चुका है इनके बारे में, गोंडोफेरनस। ये मूल रूप से तो थे पार्थियन। पार्थियन का मतलब क्या हुआ? पहला, ठीक है। और 45 ईस्वी के आसपास एक अभिलेख में उल्लिखित है कि जो तख्ते बाई से प्राप्त हुआ है, जो पेशावर के निकट मर्दन से मिलता था, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो 45 ईस्वी के आसपास एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और वह अभिलेख कहाँ से हुआ प्राप्त? तख्ते बाही से। ठीक है। और ये कहाँ से था? पेशावर के निकट मर्दन से प्राप्त हुआ, ठीक है बेटा। तख्ते बाही जो अभिलेख है वो पेशावर के निकट मर्दन से प्राप्त हुआ है। उसमें गोंडोफेरनस के बारे में जानकारी दी है, जो कि पार्थियन शासक थे और ये समय जो बेटा काल था वो 45 ईस्वी के आसपास का, ठीक है। ये सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण राजा थे, ठीक है। और इन्हीं के समय इनका मतलब जो प्रश्न आया है आयोग में वो क्यों आया है? इसलिए आया है कि गोंडोफेरनस के समय ही सेंट थॉमस जो थे, गोंडोफेरनस के समय सेंट थॉमस बेटा जो थे वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। एक्चुअली था क्या, 33 ईस्वी के आसपास क्रिश्चियनिटी शुरू हो गई अच्छे से, मतलब ईसाई धर्म पूरे विश्व भर में फैलने लगा था। उसके बाद से ही जो सेंट थॉमस थे वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए गोंडोफेरनस के शासनकाल में आए थे। और गोंडोफेरनस कौन थे? पार्थियन शासक थे, ठीक है। और पार्थियन कौन थे? इसका मतलब ये बेटा कहाँ के थे? ईरान के। पार्थियन कह लो, पर्शियन कह लो, बात एक ही है। फारस की खाड़ी, भूगोल में देखा होगा आपने, क्यों? गल्फ ऑफ पर्शियन। तो पर्शियन या कह लो, फारस कह लो, पारसी कह लो, अब समझ रहे होगे आप। पारसी धर्म के जो लोग थे वो फारस कहो या पार्थियन कहो वही थे, जो कि उनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ईरान। और बाद में जब उन पर हमला हुआ तो पारसी लोग जो थे बेटा, फारसी लोग जो थे वो भारत, मध्य एशिया में कहीं कहीं इधर उधर बस गए जाकर, ठीक है। गोंडोफेरनस के सिक्के पर, जो इनके सिक्के थे गोंडोफेरनस के, उनके सिक्कों पर उनका जो भतीजा है
उसका नाम था अब्दागासिस। अब्दागासिस उसका जिक्र है। और उसके जो गवर्नर थे अब्दागासिस के, उसका नाम क्या था भाई? सपादान। बेटा ये सारे नाम बहुत महत्वपूर्ण पूछता है वो। सपादान, ठीक है, सत्ता वस्त्रा, सत्ता वस्त्रा, ठीक है। और उसकी सेना के जो गवर्नर थे अस्य वर्मन, जो सेना के गवर्नर थे, किसकी सेना के गवर्नर? अब्दागासिस के, ठीक है। या उसके बाद जो है सपादान की जो सेना के गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम था क्या? अस्यावर्मन, अस्यावर्मन, अस्यावर्मन। और सासा, सासा का बेटा उल्लेख है, ठीक है। कुशाणों ने अंततः गोंडोफिरनस के उत्तराधिकारी को उत्तर पश्चिम में निर्दल कर दिया। उसके बाद कौन आ गए थे? आखिर में कुशाण। तो कुशाणों ने जो गोंडोफिरनस के उत्तराधिकारी थे, भाई गोंडोफिरनस ऐसा वैसा शासक नहीं था, वो पार्थियनों का बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था गोंडोफिरनस। वो बात अलग है कि उसको संयुक्त रूप के संयुक्त शासन की संज्ञा दी गई है, लेकिन वो मूल रूप से कौन था? पार्थियन था, पहलव था। तो पहलव जो था गोंडोफिरनस, बड़े बहुत महत्वपूर्ण इसमें से प्रश्न आता है। तो उसके जो बाद में उत्तराधिकारी आए उनको कुशाणों ने हरा दिया। कुशाणों ने अंत समय में क्या किया? गोंडोफिरनस के जो उत्तराधिकारी थे, गोंडोफिरनस के उत्तराधिकारी, उनको हरा दिया। उत्तराधिकारी को हरा दिया, ठीक है। मतलब इस तरीके से उत्तराधिकारी, चलो मैं लिख देता हूँ, वो हरा दिया, ठीक है। और कुशाण वंश की नींव पड़ गई। अब बेटा यहाँ तक हो गया आपका सीथियन या सीथो पार्थियन। अब शुरू होगा कुशाण वंश। बेटा इसमें से प्रश्न बहुत आता है और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और इसके साथ ही आपका जो ये टाइम पीरियड वाला है, जो यूनानी, शक, पहला कुशाण का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा इसमें पश्चिमी भारत के जो शक क्षत्रप हैं बताऊंगा, जैसे कि रुद्र दामन है ना, नहपान है, छेड़ता वंश है। बेटा उसमें से प्रश्न आता है, तो मैं बताऊंगा आपको उसकी नेक्स्ट क्लास में। और उसके साथ ही हमारा ये भी चैप्टर लगभग जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी क्लास को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें, लाइक करें। और जो भी डाउट्स है वो बेटा पूछिए मेरे चैनल पर, ठीक है। और पढ़ते रहें अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस। कीप वॉचिंग एनएम क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।